शुभांगी की आंखें भारी होती देखकर हृदय समझ जाता है कि उस पर सुगंध का असर हो रहा है। तभी हृदय ने अपनी जेब से कुछ अजीब से बीजों को निकाला जिनमें काली सफेद धारियां बनी हुई थी और उन्हें मसलकर उनसे निकले तेल को शुभांगी की आंखों और पूरे चेहरे पर लगा दिया। इसके लगाते ही शुभांगी की भारी हो रही पलकें नॉर्मल होने लगी। उन दोनों ने देखा कि कैंप में तबाही का मंजर था। एक दूसरे को मौत के घाट उतार चुके पुलिस वाले जमीन पड़े थे। हृदय और शुभांगी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे कि तभी कुछ आवाज आई। शायद शुभांगी के पैरों के नीचे कुछ आया था। शुभांगी ने पैर हटाकर देखा तो ये एक आंख थी जो शरीर से बाहर निकलकर जमीन में पड़ी हुई थी। हृदय ने तुरंत शुभांगी की आंखें अपने हाथों से बंद कर दी और उसे लेकर वहां से हट गया। सामने एक पुलिस वाला चट्टान से टिक कर बैठा हुआ था। उसके शरीर में हलचल हो रही थी। जब ये दोनों उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका पेट पूरी तरह से फट चुका था और वो अपनी आंतड़ियों को लेकर अपने हाथों से पकड़े हुए था। ये देखकर शुभांगी बहुत डर जाती है और वो भागते हुए कुछ दूर जाती है। उसे उल्टी आ रही थी। हृदय शुभांगी के साथ एक्सपर्ट्स के कैंप की ओर बढ़ता है, लेकिन ये क्या, उनका कैंप भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद ही उस खतरनाक पहाड़ी पर शाम की ठंड में हृदय और शुभांगी इस नरसंहार के बीच खड़े थे। वो दोनों इस दृश्य को देखकर अंदर तक हिल गए थे। हृदय, जिसके पास शक्तियां थी, वो भी इस डरावने मंजर को देखकर डर गया था। ये सब देखने के बाद शुभांगी के दिमाग में घटनाओं की डरावनी तस्वीर ने उसे विचलित कर दिया था। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शुभांगी ने हृदय से रोते हुए कहा, हृदय प्लीज यहां से चलो। मैं अब यहां नहीं रहना चाहती। मुझे यहां से ले चलो। हृदय ने शुभांगी को समझाते हुए कहा, शुभांगी हिम्मत से काम लो, मैं हूं ना, घबराओ नहीं। तुमने देखा है रास्ता कितना खतरनाक है और उस रास्ते पर रात में चलना काफी रिस्की हो सकता है। अभी हमें उन खोए हुए एक्सपर्ट्स को भी खोजना है, इसलिए हमें अभी यहां रुकना ही होगा। शुभांगी ने हृदय से कहा, तुम्हें यह सब देखने के बाद भी लगता है कि उनमें से कोई जिंदा बचा होगा? हृदय ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें उनकी बॉडी चाहिए होगी, वरना हम नीचे जाकर क्या जवाब देंगे। इसलिए उनकी बॉडी हमें खोजनी ही होगी। हृदय के मना करने के बाद भी शुभांगी बार बार हृदय से उसे वापस ले जाने के लिए कह रही थी। शुभांगी को देर तक समझाने के बाद वो शांत होती है। उन दोनों ने एक्सपर्ट्स को खोजना शुरू किया। हृदय ने अपनी आंखें बंद कर आसपास देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखा। शाम का समय हो रहा था। पहाड़ी पर भयंकर धुंध छा चुकी थी। अगले कदम पर क्या है, यह देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। हृदय शुभांगी का हाथ पकड़कर उस ओर जा रहा था जहां जंगल था। उसने सोचा कि शायद एक्सपर्ट्स वहां छुपे होंगे। हृदय ने नोटिस किया कि पहाड़ी से आने वाली खुशबू सिर्फ मादक ही नहीं, बल्कि दिमाग को भ्रमित करके हिंसक बनाने वाली थी। हृदय मन में सोच रहा था, कोई इस खुशबू का उपयोग दिमाग में हेर फेर करने और दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। लेकिन ऐसा कौन और क्यों कर रहा है? हृदय जानता था कि वो एक अदृश्य दुश्मन का सामना कर रहा है, लेकिन वो लोगों को बचाने और भविष्य में होने वाली इस तरह की घटनाओं को रोकने का इरादा कर चुका था। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, उनकी सुरक्षा की भावना खत्म होती जा रही थी। हृदय शुभांगी को हर समय चौकन्ना रहने के लिए कह रहा था। शुभांगी मन ही मन सोच रही थी, अगर आज हृदय मेरे साथ ना होता तो न जाने मेरा क्या हाल होता। कैसे पहाड़ी से आने वाली एक खुशबू किसी इंसान को इस तरह से हिंसक बना सकती है। हृदय और शुभांगी पहाड़ में एक्सपर्ट्स को तलाश रहे थे। तभी काले घने बादलों के बीच से बिजली ने चमकना शुरू कर दिया। शुभांगी ने कहा, हृदय हमें कैंप में चलना चाहिए, लगता है तेज बारिश होगी। हृदय ने सर हिलाया और वापस जाने के लिए चल पड़े। अभी उन्होंने कुछ ही दूरी तय की थी कि तभी तेज बारिश ने उन्हें घेर लिया। वो दोनों जहां थे वो खुली जगह थी। यहां छुपने का कोई ठिकाना नहीं था। बारिश के साथ ओले इतनी तेजी से उन पर गिर रहे थे कि मानो कोई गुस्से से उन पर पत्थर मार रहा हो। हवा में अजीब सी दुर्गंध सी फैली हुई थी। वो दोनों बारिश के बीच फिसलन से बचते हुए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ ही रहे थे कि तभी शुभांगी ने अजीब सी आवाज सुनी। उसने हृदय को रोकते हुए कहा,
क्या तुमने ये सुना? हृदय ने भी कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन बारिश और तेज हवा के बीच बमुश्किल सुनाई देने वाली एक लयबद्ध खरोंच की आवाज आ रही थी, जैसे कोई पत्थरों को किसी नुकीली चीज से कुरेद रहा हो। जैसे जैसे कुरेदने की आवाज तेज और करीब आती गई, शुभांगी के दिल की धड़कनें उसके कानों में सुनाई देने लगी। शुभांगी हृदय से लिपट गई। उन दोनों ने एक चट्टान का सहारा लिया और उनकी पीठ एक बड़ी सी चट्टान से चिपक गई। उन्होंने देखा कि धुंध में कुछ आकृतियां उभर रही थी। उनके चेहरे बारिश और अंधेरे में साफ साफ नजर नहीं आ रहे थे। जैसे जैसे वो आकृतियां उनके करीब आती गईं, तब उन्हें पता चला कि वो सभी विदेशी एक्सपर्ट थे, लेकिन वो पहले जैसे नहीं थे। उनकी त्वचा पीली और खिंची हुई थी, उनकी आंखें खोखली और बेजान थी। वो झटकेदार चाल के साथ आगे बढ़ रहे थे। दोनों ने देखा कि वो अपने ही हाथों को अपने दांतों से नोच रहे थे। ये कुछ और ही थे। इन्हें देखकर लग रहा था जैसे इनके अंदर शैतान समा चुका हो। उनके चेहरे और शरीर ऐसे दिख रहे थे जैसे शरीर का सारा मांस खत्म हो चुका हो, केवल चमड़ी हड्डी से चिपकी हुई थी। उनकी आवाजें कर्कश और फुसफुसाहट जैसी थीं, जैसे वो भूख से बेहाल हों और उनसे बोला न जा रहा हो। शुभांगी उन्हें देखकर डर से कांपने लगती है। बारिश और ठंड ने भी उसका बुरा हाल किया हुआ था। हृदय और शुभांगी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तब उनमें से एक ने कहा, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। सबसे ज्यादा दोनों को हैरानी इस बात की थी कि बोलने वाले को हिंदी नहीं आती थी। फिर वो हिंदी कैसे बोल सकता था? दो शैतानों ने हृदय को पकड़ लिया था। हृदय उन्हें खुद से दूर कर रहा था। उसे एक ठंडे और बेजान हड्डीदार हाथ ने पकड़ लिया था। शुभांगी ने उन्हें लात मारकर खुद से दूर किया और चिल्लाते हुए भागने लगी, लेकिन उनसे भागना इतना आसान नहीं था। एक ने शुभांगी का पैर पकड़ लिया और उसे अपने साथ घसीटकर जंगल की ओर ले जाने लगा। बाकी के शैतान भी हृदय को छोड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो जंगल में जाने ही वाले थे कि तभी बिजली गिरने की तेज आवाज हुई और प्रकाश की एक चकाचौंध कर देने वाली चमक से पूरा इलाका भर गया। शुभांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल शुभांगी अपने आप उल्टी दिशा में तेजी से घिसटती हुई हृदय के पास आ गई। वो सभी शैतान एक बार फिर मुड़कर उनकी ओर बढ़ने लगे। अगले ही पल एक बार फिर बहुत जोर से बिजली कड़की। इस बिजली की चमक लंबी और शक्तिशाली थी। आसमान की बिजली हृदय के हाथों में समा रही थी। उसके पूरे शरीर में बिजली कौंधने लगी थी। उसकी आंखें आग से चमक उठी और उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह भारी हो चुकी थी। उसने अपनी गड़गड़ाहट भरी आवाज में कहा, चले जाओ यहां से। लेकिन वो ऐसा बिहेव कर रहे थे कि मानो उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। वो शुभांगी को अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक जोरदार बिजली हृदय के हाथों से निकलकर तेज आवाज और रोशनी के साथ उनके ऊपर गिरी। वो सभी दर्द से चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाने की आवाजें ऐसी थी जैसे एक इंसान एक साथ 3 आवाजों में चिल्ला रहा हो। वो सभी छटपटाते हुए ऐंठने लगे। उनके शरीर धुएं के साथ घुल रहे थे। देखते ही देखते वो सभी धुएं में बदल गए। तूफानी बारिश के साथ अब हवा भी तेज चलने लगी थी। बादल और ज्यादा घने हो गए थे। हृदय और शुभांगी ने एक दूसरे को देखा। शुभांगी का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वो बच तो गई थी, लेकिन उसके साथ हो रही घटनाओं को वो कभी भी भूल नहीं पाएगी। हृदय ने शुभांगी का हाथ पकड़ा और बारिश से बचने के लिए कोई जगह तलाश करने लगा। तभी उसे 2 चट्टानों के बीच थोड़ी सी जगह दिखी। वो शुभांगी के साथ वहां चला गया। वो एक छोटी गुफा थी जिसमें 2 लोगों के लिए ही जगह थी, लेकिन यह बारिश से पूरी तरह सुरक्षित जगह थी। अंधेरा हो चुका था। दोनों पूरी तरह भीगे हुए थे और शुभांगी ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। हृदय ने पास ही पड़ी कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया और अगले ही पल हृदय के हाथ जगमगा उठे। उसकी उंगलियों से एक छोटी सी लौ अस्तित्व में आ गई। आग उसकी हथेली में डांस कर रही थी, जिससे गुफा की दीवारें चमक उठी। अंधेरा गायब हो चुका था। हृदय ने हाथों की लौ से लकड़ी को जलाया और अपनी जैकेट आग के पास सूखने के लिए टांग दी। शुभांगी हृदय को देख रही थी। गुफा के अंदर और आग की गर्मी में वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। शुभांगी भी हृदय के पास बैठी थी।
बाहर तूफान जारी था, लेकिन यहां गुफा के भीतर खामोशी में एक अलग तरह का तूफान चल रहा था। शुभांगी भीगी हुई थी, इसके बावजूद उसने जैकेट पहन रखी थी। हृदय ने धीरे से शुभांगी को अपने पास खींच लिया। शुभांगी की बाहें उसके कंधे से लिपटी हुई थीं। हृदय ने उसके हाथों को अलग करते हुए धीरे धीरे उसकी जैकेट उतारी। शुभांगी गर्मी और आराम की तलाश में हृदय की ओर झुक गई। अजीब सी खामोशी उन दोनों के बीच थी। शुभांगी ने बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज में हृदय के बिल्कुल पास जाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। शुभांगी ने हृदय की आंखों में देखा। शुभांगी का दिल तेजी से धड़क रहा था। शुभांगी ने कांपती हुई आवाज में हृदय से कहा, हृदय, मुझे ठंड लग रही है। हृदय ने शुभांगी के चेहरों से बालों की एक छोटी सी लट को हटाया। उसके स्पर्श से शुभांगी के शरीर में सिरहन दौड़ गई। आपस में उनकी नजरें मिली। धीरे धीरे हृदय ने अपने होंठ शुभांगी के होठों से मिला दिए। ये पल अनकही भावनाओं से भरा हुआ था। शुभांगी हृदय की बाहों में लिपट गई। उनके शरीर प्यार और गर्मी की चाहत में आपस में गुद गए। बाहर ठंडी तेज हवा चल रही थी और अंदर गर्म सांसों का तूफान उठ रहा था। इस पल वो दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। रात बीत जाने के बाद तूफान आखिरकार थम गया। उन्होंने देखा कि भोर की पहली किरणें आकाश को हल्की चमक से रंग रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और वहां से बाहर निकले। हृदय ने शुभांगी से कहा, शुभांगी, हमें कैंप वापस लौटना होगा, वरना हम यहां ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। शुभांगी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन अगर वो सभी फिर वहां आ गए तो? हृदय ने शुभांगी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी शुभांगी को कुछ नहीं होने दूंगा। शुभांगी ने पूछा, क्या इस सुगंध की वजह से नीचे कैंप में भी ऐसा हड़कंप तो नहीं मचा होगा? हृदय के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने शुभांगी का हाथ थामा और पहाड़ी के ऊपर वाले कैंप की ओर वो दोनों बढ़ चले। क्या हृदय और शुभांगी को कैंप में कुछ मिलेगा? क्या उनकी मुलाकात रजत सुंदरी से हो पाएगी? हृदय और शुभांगी घनी झाड़ियां पार करते हुए आगे बढ़े। तूफान थम गया था, लेकिन अभी भी गीली धरती और हवा में सड़े हुए पत्तों की गंध भरी हुई थी। भूख के मारे शुभांगी ने हृदय से कहा, हृदय, बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझसे चला नहीं जा रहा। हृदय ने शुभांगी को कहा, बस थोड़ी दूर और, हम कैंप में पहुंचने ही वाले हैं। वो दोनों पहाड़ी के ऊपर वाले कैंप में फिर इस उम्मीद से वापस जा रहे थे कि शायद उनके खाने पीने की चीजें और कुछ जरूरी सामान उन्हें मिल जाए। कुछ ही देर में वो कैंप पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि तूफानी बारिश के बावजूद उनके कैंप को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। वो दोनों कैंप की ओर बढ़े। उन्हें राहत तब मिली जब उन्होंने देखा कि वहां रखी चीजें सही सलामत थी। उनके पास कई दिनों के लिए डिब्बाबंद खाना उपलब्ध था। शुभांगी ने इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट निकाला। शुभांगी भूख से छटपटा रही थी। हृदय ने आग जलाई और खाना गर्म किया। भयानक रात के बाद साधारण भोजन का स्वाद स्वर्ग जैसा था। शुभांगी ने कहा, हृदय, चलो यहां से वापस चलते हैं, इससे पहले कि हम और किसी मुसीबत में फंस जाएं। हृदय ने शुभांगी को समझाते हुए कहा, शुभांगी, हम यहां तक आ चुके हैं, अब यहां से वापस जाना सही नहीं होगा। और देखो, किस्मत भी हमारे साथ है। सबसे जरूरी हमारे लिए खाना और पीना था, वो भी पूरी तरह बचा हुआ है। यहां से वापस हम इस रजत सुंदरी का किस्सा खत्म करके ही जाएंगे। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद हृदय और शुभांगी ने एक बार पहाड़ी पर खोज शुरू की। वो घंटों से रजत सुंदरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी अचानक शुभांगी रुक गई। उसने आगे एक छोटी सी जगह की ओर इशारा किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने हृदय से कहा, हृदय, देखो वहां कोई है। हृदय ने शुभांगी को रोका और उस ओर आगे बढ़ा। हृदय ने देखा कि एक महिला जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो खून से सनी हुई थी। उसकी सांसें उखड़ी हुई लेकिन चल रही थी। हृदय उसके पास गया। उसने उसका चेहरा पहचान लिया। ये डॉक्टर आन्या पेट्रोवा थी, जो टीम की ही एक्सपर्ट सदस्य थी। हृदय ने शुभांगी को अपने पास बुलाते हुए कहा, शुभांगी, मेरी मदद करो। शुभांगी तेजी से आगे बढ़ी।
उन्होंने सावधानी पूर्वक महिला को उठाया और हृदयम ने उसकी चोटों को अपनी आंखों से स्कैन करना शुरू कर दिया। आन्या के माथे पर गहरा घाव था और उसकी कई हड्डियां टूटी हुई थीं। शुभांगी ने हृदयम से कहा, हृदयम, इसे कैंप में लेकर चलते हैं। हृदयम ने आन्या को सावधानी पूर्वक अपने कंधों पर उठाया और वो कैंप की ओर चल पड़े। जैसे ही वो चले, शुभांगी ने कुछ अजीब देखा। महिला की आंखें हल्की सी खुली हुई थी और वो उन्हें देख रही थी, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ खालीपन और बेजान सा था। शुभांगी उसकी खुली आंखें देखकर एक बार के लिए कांप उठी। उसे लगा दूसरों की तरह ये भी पागल ना हो गई हो, लेकिन उसने इस विचार को एक तरफ धकेल दिया और आन्या को सुरक्षित पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया। सूरज ढलने के साथ ही वो कैंप में पहुंच गए। उन्होंने आन्या को अंदर लेटाया और उसकी चोटों को साफ करना शुरू कर दिया। जैसे ही शुभांगी ने महिला के घाव साफ किए तो उसे और कुछ अजीब चीज नजर आई। आन्या की स्किन ठंडी और चिपचिपी थी और उसकी आंखें दूर तक शून्य में घूर रही थीं। शुभांगी ने कांपती आवाज में हृदयम के कान में कहा, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। शुभांगी ने धीरे से महिला के माथे के घाव के आसपास का खून और गंदगी पोंछ दी। घाव गहरा था। हृदयम जानता था कि इसे जल्द ठीक करना होगा, वरना इसकी जान भी जा सकती है। हृदयम ने अपनी ऊर्जा केंद्रित की। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। उसने अपना हाथ घाव के ठीक ऊपर रखा और महिला के शरीर में सनसनी फैल गई। आन्या थोड़ा करहा उठी। उसकी पलकें बंद हो गईं। शुभांगी ने उसका हाथ पकड़कर धीमे से कहा, डोंट वरी, यूल बी फाइन। आन्या शांत लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सांसें धीमी चल रही थी। शुभांगी उत्सुकता से हृदयम को देख रही थी। हृदयम का हाथ आन्या के माथे पर था। हृदयम उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें एकाग्रता से बंद हो गईं। हृदयम ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और अपनी शक्ति महिला के शरीर में प्रवाहित करने लगा। ऐसा करते हुए हृदयम उसके दर्द को महसूस कर सकता था। उसने टूटी हुई हड्डियां देखी, जो एक दूसरे से रगड़ने वाले नुकीले किनारों में बढ़ चुकी थी। हृदयम के ऊर्जा के प्रवाह से हड्डियों के नुकीले किनारे आपस में जुड़ने लगे और पूरी तरह हड्डियां आपस में जुड़ गईं। ऐसा करते हुए आन्या का शरीर थोड़ा ऐंठ गया। उसके मुंह से आह निकल गई। हृदयम ने अपनी ऊर्जा का प्रवाह जारी रखा। हड्डियों की दरारें बंद हो रही थीं। तभी हृदयम के हाथों से एक गर्म चमक निकली, जिसने आन्या के शरीर में सुनहरी रोशनी फैला दी। धीरे धीरे उसकी सांसें नॉर्मल हो गईं और उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण भाव था। आन्या के शरीर का दर्द कम होते ही उसे गहरी नींद आ गई। हृदयम ने अपनी आंखें खोली। उसने शुभांगी की ओर देखा, जो हैरान आंखों से उसे घूर रही थी। हृदयम ने शुभांगी से कहा, वो ठीक हो जाएगी। शुभांगी ने सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। शुभांगी ने हृदयम की शक्तियों को पहले भी देखा था, लेकिन ये अलग था। उपचार और उसका इतनी जल्दी रिजल्ट, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। शुभांगी ने धीमे से कहा, हृदयम, तुम सचमुच एक सुपर हीरो हो। हृदयम मुस्कुराया। उसने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा हृदयम हूं। असली सुपर हीरो तो तुम हो, जिसने कई बार यहां के खतरों का सामना किया, लेकिन बिना हिम्मत हारे आज भी लोगों की भलाई के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इस पहाड़ी पर हो। शुभांगी ने हृदयम से कहा, हृदयम, आन्या का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हृदयम ने शुभांगी से कहा, हां, तुमने सच कहा, लेकिन यह बहुत अच्छा हुआ। अगर सिर्फ हम दोनों ही नीचे जाते तो हमें बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ते। आन्या के बचने से हम पर उठने वाले सवाल खत्म हो जाएंगे। शुभांगी ने हृदयम से कहा, आन्या को इस तरह अकेला छोड़कर हम रजत सुंदरी के रहस्य का पता कैसे लगाएंगे? हृदयम खड़ा हुआ और शुभांगी से कहा, उसकी चिंता मत करो, तुम यहीं रुको, मैं अकेला ही आगे बढ़ूंगा। आज वो कैंप में ही रह गए थे। हृदयम कैंप के एक किनारे में ध्यान लगाए बैठा था। शुभांगी भी लैपटॉप पर पहाड़ी के संबंध में डेटा कलेक्ट कर रही थी। रात के अंधेरे ने एक बार फिर पहाड़ी को स्याह अंधेरे में ढक दिया। चांद बादलों के पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। हड्डियों को कपा देने वाली ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजरती हुई अजीब सी सनसनाहट की आवाज पैदा कर रही थी। जंगल की गहराइयों से गूंजती
डरावनी और खून जमा देने वाली चीख से पहाड़ का सन्नाटा टूट गया। ये ऐसी आवाज थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह आवाज एक भयानक गुस्से से भरी हुई थी, जिसने सोई हुई आन्या को जगा दिया और हृदय के ध्यान को भी तोड़ दिया था। शुभांगी ने हृदय की ओर देखकर घबराते हुए कहा, आज रजत सुंदरी के जागने की रात है। उन्हें पता चल चुका था कि रजत सुंदरी जाग गई है। इस बार उसकी आवाज में आतंक बढ़ गया था। गुस्से और बदले की गहरी चाह थी। वो इस बार पहले से भी ज्यादा भयानक और डरावनी थी। शुभांगी ने हृदय से कहा, ये भयानक आवाज कहीं रजत सुंदरी की तो नहीं? कैसी अजीब आवाज है ये। हृदय ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जिसकी भी आवाज है वो बहुत गुस्से में लग रहा है। ये हमारे लिए ठीक नहीं है। आन्या बहुत डरी हुई थी। उसने शुभांगी से कहा, पुलिस ऑफिसर, what is happening here? Please save me. I don't want to die. शुभांगी ने आन्या का हाथ थामा और कहा, Nothing will happen to you. Trust me. वो सभी अपनी जगह पर खड़े थे। उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो चुकी थी। शुभांगी आन्या के पास थी। हृदय कैंप से बाहर निकल गया। सभी ने देखा कि हवा में अजीब से सफेद रंग के चमकीले छोटे छोटे क्रिस्टल तैर रहे हैं और वही जानी पहचानी महक एक बार फिर हवा में फैल चुकी थी। हृदय ने कुछ बीजों को शुभांगी की ओर फेंकते हुए कहा, शुभांगी, जल्दी से इन बीजों को मसलकर अपने और आन्या के चेहरे पर लगा दो। जल्दी करो। हृदय ने देखा कि कुछ दूरी पर दो चमकती आंखें उनकी ओर बढ़ रही थी। हृदय ने देखा कि एक 7 फीट लंबी महिला, जिसका शरीर सूखकर कंकाल हो चुका था, वो अपने हाथ और पैर की मदद से जानवरों की तरह रेंगती हुई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसका शरीर घोस्ट ट्री की तरह चमक रहा था। हृदय ने इस जीव को पहचान लिया था। ये और कोई नहीं बल्कि रजत सुंदरी ही थी। लेकिन जैसा गांव वालों ने उसके बारे में बताया था, ये उससे बिल्कुल अलग थी। वो जब चल रही थी तो उसकी हड्डियों से पत्थर काटने वाली ब्लेड की तरह आवाज आ रही थी। हृदय जानता था कि उसे अब लड़ना ही होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसका शरीर कांपने लगा। हृदय आगे बढ़ा। उसकी ऊर्जा ने उसके चारों ओर एक झिलमिलाती ढाल बना दी थी। शुभांगी और आन्या उसके पीछे ही रुक गई। हृदय की उंगलियों से बिजली की चमक निकल रही थी। हृदय पूरी ताकत से रजत सुंदरी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक रजत सुंदरी भयानक दर्द से कराहती हुई चीख उठी। उसकी चीख कानों के पर्दे फाड़ने वाली थी। रजत सुंदरी की ओर बढ़ रहा हृदय भी उसका ये हाल देखकर रुक गया। रजत सुंदरी वापस घने जंगलों की ओर जानवरों की तरह दौड़ती हुई उनमें समा गई। हृदय कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रजत सुंदरी को क्या हुआ। हृदय कैंप में वापस आ गया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। शुभांगी और आन्या डरी हुई खड़ी थी। उनके चेहरे पर कई प्रश्न थे। उनकी आंखें हृदय से सब कुछ जानना चाहती थी। शुभांगी ने हृदय से कहा, हृदय क्या हुआ? रजत सुंदरी कहां चली गई? हृदय ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि अचानक उसे क्या हुआ। वो दर्द से बेहाल होकर जंगल की ओर भाग गई। आन्या ने शुभांगी से पूछा, where he was and where he had gone. शुभांगी ने आन्या को बताया, it was some unknown hunter who had come to attack us, but I don't know why he went back. हृदय एक लट्ठे पर बैठा। उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो भयानक दर्द में थी, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं था। शुभांगी ने हृदय से पूछा, दर्द? कैसा दर्द? हृदय ने कहा, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी ने बुरी तरह से कुचल दिया हो। शुभांगी ने हृदय से कहा, इस पहाड़ी में कुछ ऐसा तो नहीं जो उसकी कमजोरी हो और जिसके बारे में हमें पता ना हो। हृदय ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो हमें उसे जल्द से जल्द खोजना होगा। शुभांगी ने हृदय के पास जाकर कहा, वो बहुत भयानक है, हमें उसे ढूंढकर खत्म करना ही होगा। हृदय अपना सर हिलाता है। उसकी आंखें जंगल की ओर कुछ ढूंढ रही थी। जंगल घना था और रजत सुंदरी उसमें गायब हो चुकी थी। शुभांगी ने हृदय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम उसे अंधेरे में नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए।
शुभांगी ने एक और जाकर एक बॉक्स को खोला जिसमें गन्स रखी हुई थी। उसने आन्या और खुद के लिए भी एक एक गन उठा ली। शुभांगी गन लेकर हृदयम से कहती है, हम रजत सुंदरी का सामना करने के लिए तैयार हैं। क्या वो सब रजत सुंदरी का सामना कर पाएंगे? और क्या था जिसे देखकर रजत सुंदरी वहां से भाग गई थी? लेकिन क्या उन्होंने जिसे देखा था वो रजत सुंदरी थी या कोई और? हृदयम शुभांगी और आन्या के जज्बे को देखकर खुश था, लेकिन उसे उन दोनों की चिंता हो रही थी। उन दोनों से थोड़ी दूर जाकर हृदयम अकेला खड़ा हो गया। वो दो विकल्पों के बीच उलझा हुआ था। शुभांगी और आन्या को साथ लेकर उस रजत सुंदरी की तलाश में जंगल में आगे बढ़े या फिर उन्हें कैंप में ही अकेला छोड़ दे। हृदयम ने शुभांगी के पास जाकर कहा, शुभांगी, कल सुबह हम पहाड़ी से वापस नीचे उतरेंगे, तुम दोनों तैयार रहना। शुभांगी ने हृदयम से चौंकते हुए कहा, हृदयम, लेकिन हमें तो रजत सुंदरी को खत्म करके ही वापस चलना था, फिर अचानक से तुमने प्लान क्यों चेंज कर दिया? हृदयम ने शुभांगी को समझाते हुए कहा, देखो शुभांगी, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को कुछ हो, इसलिए मैं तुम दोनों को सही सलामत यहां से निकाल कर ले जाना चाहता हूं। उसके बाद यहां वापस आकर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शुभांगी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नीचे चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझे साथ लेकर आओगे। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। हृदयम ने शुभांगी को झूठा दिलासा देते हुए कहा, हाँ, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर वापस यहां आऊंगा। शुभांगी आन्या को बताती है कि कल हम सब यहां से वापस नीचे जाएंगे। वो ये सुनकर काफी खुश होती है, लेकिन एक बार फिर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। वो शुभांगी से कहती है, The whole night is left today. What will happen to us if that dangerous creature comes again? शुभांगी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, This time we also have weapons. If he comes this time, then we will kill him. ठंड और कोहरे ने पूरी पहाड़ी को अपने आगोश में ले रखा था। शुभांगी और आन्या ने गन्स के साथ अपनी पोजीशन कैंप के अंदर ही ले रखी थी। हृदयम कैंप के बाहर खड़ा कुछ सोच रहा था। इधर काफी देर तक जागने के बाद शुभांगी और आन्या कैंप के अंदर ही सो गई थीं। हृदयम अपने बालों में हाथ फेरते हुए बेचैन होकर चारों ओर देख रहा था कि वो रजत सुंदरी न जाने किस ओर से आकर उन पर अटैक कर दे। बाहर खड़ा हृदयम ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक पेड़ की टहनी उसके सर पर लगती है। हृदयम ने ऊपर देखा तो वो हैरान रह गया। पत्तों के बीच से एक आकृति उभरती है। उसका मुंह एक भयानक मुस्कुराहट में फैल चुका था। पेड़ की डाल पर वही रजत सुंदरी अपनी लंबी लंबी बाहों के सहारे ठीक हृदयम के सर के ऊपर खड़ी थी। हृदयम उसे देखकर दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीधे उसके ऊपर कूद जाती है। हृदयम उससे बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। उसे काफी चोट आई है। रजत सुंदरी बहुत ही जोर से शोर करती हुई लगातार हृदयम पर वार कर रही थी। हृदयम भी उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी रजत सुंदरी ने अपनी कलाई के झटके से अंधेरे में ऊर्जा की एक लहर पैदा की जो हृदयम से टकराती है। ये वेव इतनी ताकतवर थी कि आसपास के सभी पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं और शुभांगी का कैंप भी पूरी तरह कांप उठता है। वो दोनों भी इस कंपन से उठ जाती हैं और बाहर आकर देखती हैं कि हृदयम हवा में उड़ता हुआ एक पेड़ से टकरा जाता है। हृदयम दर्द से चीख उठता है। उसकी खांसी के साथ मुंह से खून निकल आता है। हृदयम पेड़ के सहारे खड़ा होकर रजत सुंदरी से कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। हृदयम अभी भी अपने पैरों पर सही ढंग से खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। रजत सुंदरी उसके सामने मंडरा रही थी। उसकी आंखें क्रूरता से जल रही थीं। रजत सुंदरी हृदयम को समाप्त करने की फिराक में थी, लेकिन हृदयम जिस हमले की तैयारी में था वो रजत सुंदरी ने नहीं किया। हृदयम ने पलकें झपकी ही थी कि रजत सुंदरी उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। हृदयम हैरान हो जाता है। हृदयम उस जगह अकेला था। वो बहुत घायल था, लेकिन उसका हौसला अभी भी कायम था। वो जानता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो वो शुभांगी और आन्या को नहीं छोड़ेगी। हृदयम शुभांगी से प्यार करता है, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े, पर वो उसे कुछ नहीं होने देगा। वो किसी भी ताकत का सामना करने के लिए तैयार था। हृदयम गिरा हुआ पड़ा था। वो उठने की काफी कोशिश कर रहा था। रजत सुंदरी के हमले के कारण उसके शरीर का एक हिस्सा झुलस गया
और उसके शरीर में अजीब से छाले पड़ गए थे। वो देखता है कि शुभांगी उसके पास खड़ी है। उसके चेहरे पर चिंता के भाव झलक रहे थे। शुभांगी हृदयम के पास जाकर कहती है, हृदयम, तुम ठीक हो ना? हृदयम कराहते हुए कहता है, मेरी चिंता मत करो। आन्या कहाँ है? शुभांगी ने कहा, मैंने उसे कैंप में ही रहने के लिए कहा है। वो वहीं हमारा इंतजार कर रही है। हृदयम खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं थी। शुभांगी हृदयम को सहारा देते हुए कहती है, तुम बुरी तरह से घायल हो, चलो उठने की कोशिश करो। शुभांगी हृदयम को उठा ही रही थी कि तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज जंगल में गूंजती है। रजत सुंदरी ठीक शुभांगी के सामने थी। शुभांगी उसे ठीक अपने चेहरे के सामने पाकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो डर के मारे हिलडुल भी नहीं पा रही थी। रजत सुंदरी ने शुभांगी के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए वो उसे सूंघ रही थी। शुभांगी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो शुभांगी के शरीर पर अपने हाथों को फेरना शुरू करती है और वो शुभांगी के चेहरे पर इस तरह से हाथ फेर रही थी मानो किसी छोटी बच्ची को प्यार कर रही हो। उसने शुभांगी का हाथ पकड़ा और अपना चेहरा ऊपर करके जोर जोर से आवाज करने लगी। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने साथियों को कुछ बता रही हो। शुभांगी ने उसकी चीख सुनकर अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए थे। तभी एक गोली रजत सुंदरी को आकर लगी। उसका शोर बंद हो गया। सबने आंखें खोली। वो उनके सामने से गायब हो चुकी थी। सबने देखा कि आन्या ने उस पर गोली चलाई है। शुभांगी ने हृदयम को उठाते हुए कहा, चलो हमें यहां से चलना होगा। हृदयम ने शुभांगी से कहा, क्या तुमने देखा कि वो किस ओर गई है? शुभांगी ने हृदयम को बताया, आन्या ने उस पर गोली चलाई है। शायद वो गोली से घायल हो चुकी है, इसलिए भाग गई है। हृदयम ने शुभांगी से कहा, मुझे छोड़ो, जाकर आन्या को बचाओ। उसकी जान खतरे में है। जल्दी करो, उसे कैंप में वापस ले जाओ। शुभांगी ने कहा, लेकिन तुम? हृदयम ने कहा, मैं आ जाऊंगा, जाओ जल्दी करो। शुभांगी भागती हुई आन्या के पास जाती है और उसे लेकर कैंप की ओर भागती है। लेकिन तभी अचानक एक बार फिर लंबी लंबी घासों से निकलकर अपने हाथ और पैरों के सहारे रेंगती हुई रजत सुंदरी उनके सामने आ जाती है। उसके गंदे और नुकीले दांत, सर पर सफेद लेकिन कई जगह से झड़े हुए बाल, चाकू की तरह नुकीले नाखून और चमकती लाल आंखें शुभांगी और आन्या को डराने के लिए काफी थी। रजत सुंदरी ने शुभांगी को एक तरफ धकेल दिया। वो दूर जाकर गिरी। रजत सुंदरी आन्या पर कूद पड़ी। उसकी गुर्राहट बहुत ही खतरनाक थी। उसने जंप किया, लेकिन ये क्या, वो हवा में रुक गई और मुंह के बल जमीन पर गिर गई। हृदयम ने उसका पैर पकड़ रखा था और पूरी शक्ति से उसे खींच रहा था। रजत सुंदरी जमीन पर घिसट रही थी और अपने नाखूनों से जमीन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरा जोर लगाने के बावजूद रजत सुंदरी सफल नहीं हो पा रही थी। हृदयम की आंखें पूरी ताकत लगाने के कारण लाल हो चुकी थी। उसके शरीर की नसें तन चुकी थी। हृदयम पूरी ताकत से रजत सुंदरी का पैर पकड़कर उसे घुमाता है और हवा में लहराते हुए उसे जोर से चट्टान में पटकता है। वो उसे ऐसे पटक रहा था जैसे धोबी कपड़ों को पत्थर पर पटकता है। ऐसा वो तब तक करता रहा जब तक रजत सुंदरी पूरी तरह शांत नहीं हो गई। उसके जमीन पर गिरते ही हृदयम बिना समय बर्बाद किए उसके सीने में मुक्कों और लातों की बौछार कर देता है। हर चोट हृदयम की चमत्कारी शक्ति से और भी ज्यादा घातक हो चुकी थी। जैसे जैसे रजत सुंदरी पर हृदयम वार कर रहा था, उसकी चीख कम होती जा रही थी। हृदयम की ताकत और गति के सामने रजत सुंदरी का कोई मुकाबला नहीं था। हृदयम का वार घातक और बहुत ही क्रूर था। अंत में हृदयम एक आखिरी विनाशकारी प्रहार पूरी ताकत से उतरता है। रजत सुंदरी की आंखें और जीभ बाहर निकल जाती हैं। उसके मुंह से काले रंग का पदार्थ बाहर निकलने लगता है। वो मर चुकी थी। हृदयम रजत सुंदरी के पास खड़ा था। उसकी सांसें फूल रही थीं। शुभांगी और आन्या पास खड़े होकर उसे हैरान होकर देख रही थी। शुभांगी दौड़ती हुई हृदयम के पास जाकर उसे थामती है। हृदयम को बहुत ज्यादा चोट आई थी। शुभांगी ने हृदयम से कहा, हृदयम, तुम ठीक हो? हृदयम कुछ नहीं कह पा रहा था। उसने केवल हां में सर हिलाकर शुभांगी को जवाब दिया। शुभांगी ने रोते हुए कहा, तुम पागल हो, और उसके गले लगकर रोने लगी। आन्या भी उनके पास आकर खड़ी हो गई। वो तीनों वहां से
अपने कैंप की तरफ वापस आ गए। कैंप में वापस आकर हृदयम लेटा हुआ था। उसके बगल में ही आन्या और शुभांगी बैठी थी। हृदयम के घाव धीरे धीरे अपने आप ठीक हो रहे थे। शुभांगी ने हृदयम से कहा, हृदयम, तुमने नोटिस किया, यहाँ ना तो कोई जंगली जानवर है और ना कोई पक्षी। हृदयम ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन ये क्यों भूल रही हो कि ये जगह भी कोई नॉर्मल जगह नहीं है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शुभांगी ने फिर कहा, हृदयम, तुमने एक बात और नोटिस की? वो रजत सुंदरी मुझे टच कर रही थी, लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश भी नहीं की। पता नहीं उसे क्या हो गया था। हृदयम ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, ये तुमने सही कहा। उसके सामने तुम कई बार आई, लेकिन उसने आखिर तुम पर अटैक क्यों नहीं किया? ये बात मेरी भी समझ से परे है। शुभांगी भी सोच में डूबी हुई थी। कुछ देर तक शांत रहने के बाद हृदयम ने शुभांगी से कहा, मुझे समझ आ गया कि उसने तुम्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। शुभांगी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, जल्दी बताओ, ऐसा क्यों कर रही थी? हृदयम ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा, मुझे लगता है कि उसने सोचा होगा कि मैं अपनी बहन को कैसे मार सकती हूं, इसलिए वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। ये कहकर हृदयम हंसने लगता है। शुभांगी उसके पास जाकर उसे प्यार से मारते हुए कहती है, ठीक है, तो अब मैं अपनी बहन की मौत का बदला तुमसे लूंगी। वो सब इस बात पर हंसने लगे। हृदयम, शुभांगी और आन्या सूरज की रोशनी में घने पत्तों से निकले। वो पहाड़ी से नीचे उतर चुके थे। उनके चेहरे पर थकान साफ देखी जा सकती थी। नीचे तंबू लगाए पुलिस अधिकारी उन सभी के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। तीनों को आते हुए देखकर वो खुश हो गए। उनमें से एक पुलिस वाला शुभांगी के पास जाकर बोला, मैडम, आप जिंदा हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। शुभांगी ने हैरान होकर उनसे पूछा, यहां केवल तुम दो लोग ही हो, बाकी के सब कहां गए? वो पुलिस वाला बोला, मैडम, आप लोगों के जाने के बाद एक रात हम लोग यहाँ बैठे थे कि तभी घने कोहरे ने हमें घेर लिया और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर ना जाने किस जानवर ने यहाँ के बाकी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। वो इतना शातिर था कि हम लोग उसे देख भी नहीं पाए। शुभांगी और हृदयम एक दूसरे की ओर देखने लगे। शुभांगी ने कहा, फिर तुम दोनों कैसे बच गए? वो दोनों पुलिस वाले शुभांगी के इस सवाल को सुनकर एक दूसरे को बड़ी ही अजीब तरह से देखने लगे। क्या था उन पुलिस वालों के जिंदा रहने का रहस्य? क्या पहाड़ी के नीचे वाले कैंप में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी? पुलिस वालों की हरकतें संदिग्ध लग रही थीं। शुभांगी की पूछताछ से दोनों पुलिसकर्मी, जिनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, वो अब असहज हो चुके थे। एक पुलिस वाले ने हकलाते हुए कहा, हम नहीं जानते। मैडम, उस डरावनी रात में घना कोहरा छाया हुआ था। अंधेरा इतना घना था कि हम अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं देख पा रहे थे। दहशत ने हमें जकड़ लिया था। हमारे साथियों की चीखें चारों ओर गूंज रही थी। पुलिस वालों की बातें सुनकर शुभांगी की आंखें सिकुड़ गईं। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। पुलिस वालों की आंखों में खौफ तो असली था, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी छिपा था। एक ऐसा राज जिसे वो छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हृदयम ने दबाव डालते हुए धीमी और खतरनाक आवाज में उनसे पूछा, तुमने और कुछ नहीं देखा? उस जानवर की एक झलक भी नहीं जिसने दूसरों को मार डाला? दोनों पुलिसकर्मियों ने एक साथ सर हिलाए। उनकी हरकतें झटकेदार और असामान्य थीं। शुभांगी ने देखा कि उनके हाथों में हल्का कंपन हो रहा था, जो डर के अलावा कुछ और भी होने का स्पष्ट संकेत दे रहा था। पुलिस वाले ने हकलाते हुए कहा, हमने कुछ सुना था, लेकिन हम आपको ये नहीं बता सकते कि वो किसकी आवाज थी। शुभांगी ने गुस्से और संदेह से भरी नजरों से उनकी ओर देखते हुए पूछा, तुम दोनों क्या छुपा रहे हो? सब कुछ सच सच बताओ। पुलिसकर्मी चुप रहे। उनके होंठ बंद थे, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बांध दिया हो। हृदयम को समझ आ चुका था। उसने बात बदलते हुए कहा, जाओ और हमारे लिए खाने का इंतजाम करो। इतना कहकर हृदयम और शुभांगी कैंप की ओर बढ़ने लगे। कैंप का नजारा देखकर वो डर से कांप गए। उन्होंने देखा कि जिन दो पुलिसकर्मियों से वो बात कर रहे थे, उनकी लाशें कैंप के अंदर पड़ी हुई थी। शुभांगी और आन्या डर के मारे हृदयम से लिपट गई।
शुभांगी ने डर से हकलाते हुए हृदयम से पूछा, हृदयम, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है? हृदयम को समझ आ गया कि खतरा अभी टला नहीं है। जरूर यहां कोई ऐसा राज था जो अभी तक सुलझा नहीं था। हृदयम ने शुभांगी से कहा, डरो मत, थकान की वजह से हमारे दिमाग का वहम हो सकता है, चलो यहां से। शुभांगी का घर यहां से कुछ ही दूरी पर था। मेन रोड पर उन्होंने लिफ्ट मांगी और वो तीनों शुभांगी के घर पहुंच गए। शाम के समय बालकनी में चाय पीते हुए हृदयम और शुभांगी पहाड़ी में हुई घटना को याद कर रहे थे। शुभांगी ने हृदयम से कहा, हृदयम, मैंने एसपी सर से आज बात की थी। उन्होंने बताया कि हम लोगों के पहाड़ी में ऊपर जाने के दूसरे दिन वहां किसी जंगली जानवर ने रात में अटैक किया और सभी पुलिस वालों को मार दिया था। हृदयम कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप किसी सोच में डूबा हुआ था। वो शुभांगी की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। शुभांगी ने हृदयम को धीमी आवाज में कहा, हृदयम, तुम किस सोच में डूबे हो? हृदयम झटके से उठा और शुभांगी से बोला, शुभांगी, मुझे अभी घर जाना होगा, मुझे बहुत जरूरी काम है। शुभांगी ने हृदयम को रोकते हुए कहा, लेकिन अभी तो शाम हो चुकी है, आज रुक जाओ, कल चले जाना। हृदयम ने कहा, नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मेरा जाना बहुत जरूरी है। और ये कहकर कि वो शुभांगी की कार वापस भिजवा देगा, वो कार लेकर वहां से चला गया। हृदयम सीधे जगत जी के घर पहुंच गया। जगत जी दरवाजा खोलते हैं उन्होंने हृदयम को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सर, अंदर आइए। जगत जी ने बैठने का इशारा करते हुए हृदयम से कहा, सर, ऐसी क्या बात हो गई जो आपको आना पड़ा? मुझे फोन कर दिया होता आपने, मैं आपके पास आ जाता। हृदयम ने जगत जी की ओर देखते हुए बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, जगत जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं जो कह रहा हूं उसे आपको हर हाल में पूरा करना होगा। जगत जी ने हृदयम को भरोसा देते हुए कहा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, बस आप ऑर्डर दीजिए। जगत जी, जिस नागार्जुन होटल को मैं खरीदने वाला हूं उसके साथ साथ मुझे उससे लगी हुई पूरी पहाड़ी लीज में चाहिए। जगत जी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और यह सुनकर उनकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। जगत जी ने कहा, पूरी पहाड़ी? ये एक बड़ी डील है और इसके लिए सर बहुत पैसों की जरूरत होगी। और हम उस पहाड़ी का क्या करेंगे? वो बंजर है और उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें भी फैली हैं। जगत जी, अफवाहें तो नागार्जुन होटल के बारे में भी फैली हैं, तो फिर उसे खरीदने पर आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? हृदयम के इस सवाल का जगत जी के पास कोई जवाब नहीं था। हृदयम ने उनसे कहा, देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं जानना कि आपके और विशाल जी की क्या बातें हुई हैं और आप उस जगह को खरीदने के लिए मुझे क्यों कह रहे थे। बस मैं आपसे इतना चाहता हूं कि बिना किसी को खबर लगे आप पहाड़ी सहित वहां की पूरी जमीन मेरे नाम करवा दीजिए। अगर आप इस काम में नाकाम रहते हैं तो फिर शायद मुझे आपके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। हृदयम की बात सुनकर जगत जी हैरान हो गए और फिर सोच में डूब गए। कुर्सी से खड़ा होकर हृदयम जगत जी के घर से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने जगत जी से कहा, मेरी बातों को याद रखिएगा, इस बारे में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए और हां, यह काम जल्दी हो जाना चाहिए। जगत जी ने इस बारे में कहा, सर आप टेंशन ना लें, मैं ये प्रॉपर्टी आपके नाम करवा के ही रहूंगा। हृदयम वहां से अपने घर वापस आ गया जहां मणि बहुत परेशान था। हृदयम के घर पहुंचते ही मणि एक साथ हृदयम से कई सवाल करने लगा। हृदयम, तू कहां चला गया था यार? तू अचानक कहां गायब हो गया था और तेरा फोन भी लगातार बंद आ रहा था। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हृदयम ने धीरे से मुस्कुराते हुए मणि से कहा, भाई शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। मणि ने कहा, मैं तो घबरा ही गया था यार, ऐसे अचानक मत गायब हुआ कर। हृदयम ने हंसते हुए कहा, हाँ बाबा, अगली बार तुझे साथ लेकर चलूंगा। चल अब तैयार हो जा, आज हम डिनर बाहर करेंगे। हृदयम और मणि एक आलीशान रेस्टोरेंट में डिलीशियस डिनर का आनंद ले रहे थे। बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक बज रहा था जिसकी वजह से माहौल रोमांटिक हो रहा था। अचानक चमकदार लाल लिपस्टिक और आकर्षक ड्रेस पहने एक जवान लड़की उनके टेबल के पास आई। हृदयम को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए मणि पर उसने एक चुलबुली मुस्कान फेंकी।
लड़की ने मणि से कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको एतराज होगा अगर मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाऊं तो। हृदयम की मुस्कान गायब हो गई। वो उस लड़की के खेल को पहचानता था। ये एक शातिर लड़की थी जो अमीर पुरुषों से पैसे ऐंठने की कोशिश करती थी। हृदयम ने उस लड़की से कहा, हमें कोई एतराज नहीं होता अगर आप कुछ देर पहले आती। हमारा खाना पूरा हो चुका है और हम कुछ ही देर में जाने वाले हैं, इसलिए हम लोगों को माफ कीजिए। हृदयम की बातें सुनकर उस लड़की के चेहरे के भाव बदल गए। वो लड़की मणि का मजाक उड़ाते हुए बोली, ओह बेशक, वैसे भी इस देहाती की औकात नहीं जो मुझ जैसी लड़की से दोस्ती कर सके। यह सुनकर मणि की मुस्कान फीकी पड़ गई। वहां बैठे लोगों में से उसके कपड़े सबसे सिंपल थे। वो कुछ नहीं बोल सका। हृदयम ने गुस्से से उस लड़की से कहा, एक्सक्यूज मी, यू कांट टॉक टू माई फ्रेंड लाइक दिस। लड़की हृदयम का मजाक उड़ाते हुए डरने का नकली नाटक करने लगी और अपने हाथ ऊपर उठाते हुए बोली, ओह प्लीज मुझे ये मत बताओ कि तुम्हारा फ्रेंड है, ये तो बस एक गंवार है। हृदयम की आंखें गुस्से से चमक उठी। उसने झट से खड़े होकर कहा, लड़की हो इसलिए लिहाज कर रहा हूं, यहां से चली जाओ, वरना मुझे भूलने में देर नहीं होगी कि तुम कौन हो। हृदयम के व्यवहार में अचानक आए बदलाव से लड़की झिझक गई। हृदयम वापस सोफे पर बैठ गया और अपनी आंखों से उस लड़की को स्कैन करने लगा। सोफे पर आराम से टिकते हुए हृदयम ने उस लड़की से कहा, सुनो। वहां से जाने के लिए तैयार वो लड़की रुक गई और उसने हृदयम की तरफ देखा। हृदयम ने गंभीर होते हुए कहा, बीमारी छुपाने से ठीक नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है, तुम्हें इलाज की जरूरत है। लड़की की मुस्कान गायब हो गई। वो एक कदम पीछे हटी और उसकी आंखें डर और हैरानी से चौड़ी हो गई। लड़की हकलाते हुए हृदयम से बोली, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। हृदयम ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं, तुम ठीक नहीं हो और तुम्हें यह भी मालूम है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए मेरी बात मानो। अभी तक तुमने किसी भी अच्छे डॉक्टर से सलाह नहीं ली है। यह बीमारी ठीक हो सकती है, इसलिए जाओ और किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाओ। हृदयम की बातें सुनकर लड़की कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि हृदयम कोई साधारण आदमी नहीं है। उसके पास कोई ऐसी शक्ति थी जिसे वो समझ नहीं सकती। लड़की सूखते हुए गले से हृदयम से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। हृदयम खड़ा हुआ और उस लड़की को एक विजिटिंग कार्ड देते हुए बोला, आपकी बीमारी का सही इलाज यहां होगा। हृदयम और मणि उस रेस्टोरेंट से चले गए। लड़की हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। हृदयम और मणि कार से घर की ओर निकल पड़े। दोनों घर पहुंचे तो हृदयम के चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। उसने अपनी टी शर्ट उतारी तो उसके शरीर में बहुत सारे घाव और खरोचों के निशान थे, जिसमें से अधिकांश भर चुके थे, लेकिन उसके कंधे पर एक घाव अभी भी ऐसा था जो ठीक नहीं हुआ था। हृदयम उस घाव को छूकर देख रहा था। तभी किचन से मणि गर्मा गर्म चाय के 2 मग लेकर आया, लेकिन वो हृदयम को बिना टी शर्ट के देख परेशान हो गया। वो बिना पल के झपकाए उसके घाव को ही देखे जा रहा था। उसकी आंखों में हृदयम के लिए बहुत चिंता थी। हृदयम ने मणि से कहा, क्या देख रहा है तू? चाय ठंडी हो रही है। यह कहते हुए हृदयम मणि से चाय का मग लेता है और एक लंबा घूंट पीता है। गर्म चाय हृदयम को आराम पहुंचा रही थी। हृदयम ने मणि से कहा, तू परेशान मत हो, ये सब ठीक हो जाएगा। यह कहते हुए वो अपने एक्सीडेंट की झूठी कहानी मणि को सुनाने लगा, लेकिन हृदयम मणि को कहानी ऐसे सुना रहा था कि मणि भी पूरी बात को सच मान बैठा। वो मन ही मन सोचने लगा, कुछ भी कहो, हृदयम की लाइफ बड़ी रोमांच और खतरों से भरी हुई है। काफी देर तक बातें करने के बाद वो दोनों सोने चले गए। बिस्तर पर अचानक हृदयम की आंखें खुल गईं। उसका दिल पिंजरे में फंसे हुए पंछी की तरह फड़फड़ाकर उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसके माथे पर ठंडा पसीना निकल आया था। वो हांफते हुए उठ बैठा। उसकी निगाहें मंद रोशनी वाले कमरे के चारों ओर घूम रही थीं, जैसे कि वो किसी अदृश्य खतरे की तलाश कर रहा हो। मणि की भी नींद खुल गई। उससे हृदयम ने कहा, मणि, मैंने बड़ा ही अजीब सपना देखा है। मैंने देखा कि एक पेड़ ने मुझे अपनी ठंडी लताओं में जकड़ रखा है। उनकी वजह से मेरा दम घुट रहा है।
मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद वो छूटने का नाम नहीं ले रही। मैं बहुत दर्द में था। क्या यह केवल सपना था या हृदयम खुद किसी मुसीबत में फंसने वाला है? अगली कौन सी मुश्किल हृदयम के इंतजार में है?